हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन का पार्ट 1। सो लेट गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन मतलब क्या होता है। तो आइए शुरू करें। हम देखते हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन में स्टूडेंट्स, नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि कोई भी कंटेमिनेशन जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कारण यदि हुआ है, क्योंकि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्पॉयलेज, और स्पॉयलेज हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो अब हम जान रहे हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन क्या होता है और कैसे होता है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है दैट इज द मीनिंग कि इस कंटेमिनेशन के जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारे माइक्रोब्स होंगे, किसी ना किसी माइक्रोब्स के कारण ही हमारा कंटेमिनेशन हुआ है। तो ऐसे कंटेमिनेशन को हम बोलेंगे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच इज द बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी, प्रियॉन्स, प्रोटोजोआ एंड एक्सेट्रा। सो हमारे जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है हमारे माइक्रोब, वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस हो सकता है या किसी भी तरीके का प्रोटोजोआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के पॉजिटिव रीजन या पॉजिटिव एजेंट। टाइप ऑफ माइक्रोब्स अब क्या क्या हो सकते हैं। बैक्टीरिया, स्टार्टिंग के जो वीडियोस में हमने देखा है तो बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है, मगर अभी हम इन शॉर्ट में समझते हैं कि बैक्टीरिया क्या है और कैसे ये कंटेमिनेशन किसी भी चीज़ को कर देता है, कंटेमिनेट कर देता है। जो बैक्टीरिया का साइज़ है वो हमारा 5 माइक्रो, जो हमारा ग्राम मीटर है उससे कम होता है। सो हमने देखा कि जो भी हमारा माइक्रोब्स है वो बैक्टीरिया है, उसका जो हमारा 5 माइक्रोमीटर से साइज़ उसका कम होता है। और कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सम कॉमेंसनल बैक्टीरिया आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल मोस्ट वायरुलेंट टाइप के होते हैं। और इसका एक जो एग्जांपल है, वैसे वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, तो हम एग्जांपल के तौर पे किसी भी बैक्टीरिया को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया है, ये हमारा बैक्टीरिया है और इसका कंटेमिनेशन जब हो जाता है इस रीज़न से तो हम उसे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कहते हैं। वैसे तो ये सारे ही हमारे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के अंदर ही आते हैं। वायरस का जो साइज़ है वो हमारा 20 to 20 nm तक का हो सकता है। दे एग्जिस्ट विद एंड विदाउट एनवलप, इट कैन बी कॉज द सीरियस इन्फेक्शन। अब आपको पता है कि जो वायरस हमारे होते हैं वो कई गुना ज़्यादा हाईली कंटेमिनेटेड होते हैं, हाईली मतलब कंटेमिनेट कर देते हैं हमारी चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ये मतलब विद इन एनवलप या फिर आउट ऑफ एनवलप भी रहते हैं, हाईली इफ़ेक्टिव भी होते हैं। क्यों? इसका रीज़न भी होता है कि ये सीरियस इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इनको जो अपनी लाइफ स्टाइल परफॉर्म करने के लिए होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। जब तक इन्हें होस्ट सेल नहीं मिलेगी ये अपनी लाइफ स्टाइल को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसी का ये एक मेन रीज़न भी होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सीवियर इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। हमारे प्रियॉन्स क्या होते हैं। प्रियॉन्स हमारे इन्फेक्शन प्रोटीन पार्टिकल स्मॉलेस्ट पैथोजन की प्रियॉन्स वो हमारे होते हैं जो कि प्रोटीन पार्टिकल में हमारा इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। और बहुत ही छोटे, मतलब एकदम छोटे से भी छोटे हमारे स्मॉलेस्ट पैथोजेंस होते हैं, जिनका जो साइज़ होता है वो हमारे 5 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा या कह लें कि बहुत कम होता है। बोथ प्रियॉन्स एंड वायरसेस आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर रिप्रोडक्शन एंड डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिज्म फॉर द होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। जो हमारे प्रियॉन्स एंड वायरसेस होते हैं उनको अपनी लाइफ स्टाइल परफॉर्म करने के लिए किसी होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं तो ये अपना अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते और उन्हें पूरी तरीके से डेवलप्ड होने के लिए होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तभी वे वहाँ पे जाके अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, लाइफ स्टाइल परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा इन्फेक्शन है इसी के कारण ये सीरियस हो जाता है। तो वायरस से होने वाली डिजीज़ भी जो होती हैं वो काफ़ी सीरियस होती हैं और काफ़ी सीवियर इफ़ेक्ट देती हैं हमारी बॉडी को। फॉर एग्जांपल के तौर पे आजकल के टाइम पे आप देख ही रहे हैं कि कोविड का है जो वायरस है, और ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितना ज़्यादा सीरियस तरीके से हमें इंजर्ड कर देता है, कितना डैमेज कर देता है, हमारे बॉडी के फंक्शन पे इफ़ेक्टिव होता है। सो ये भी हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है वायरस का, जो कि हमारे माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन का एक मेन रीज़न है। फंगस, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ ये भी हमारे कम्स अंडर द ऑल्सो इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो कंटेमिनेशन के अंदर आते हैं। साइज रेंज जो है इनका होता है 200 माइक्रोमीटर इन अ डायामीटर एंड 3/4 ग्रुप ऑफ द इन्फेक्शन सोर्स। और जो भी हमारा कंटेमिनेशन रिक्वायर्ड, जो भी हमारा कंटेमिनेशन मौजूद है
उसमें 3-4% जो है मतलब हमारा ग्रुप जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिनके रीजन के हमारा कंटामिनेशन होने के ज़रिए हमारे फंगस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, यीस्ट होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, जो कि हमारे कंटामिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं। अब हमने अभी तक तो बात की कि कंटामिनेशन क्या था, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिनके कारण हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रहा था, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस इन्वॉल्व थे। अब हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या है, वो कौन कौन से जरिए हैं जहाँ से हमें कंटामिनेशन अगर हो रहा है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो हुआ उनका एक सोर्स। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन में। सबसे पहले फैसिलिटीज़, जो भी हम अपने फूड प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रख रहे हैं तो किस तरीके की फैसिलिटीज़ में हम रख रहे हैं, कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे भी बेस्ड होता है कि कोई हम ऐसे फैसिलिटीज़ तो नहीं यूज़ कर रहे हैं जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं उनमें कंटेमिनेट होने का एक रीज़न बन जाए। इक्विपमेंट, जो भी हम अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या फूड आइटम है या डेयरी प्रोडक्ट है, हम कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करते समय ऐसे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट तो नहीं यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, या फिर उस प्रोसेसिंग के दौरान किसी भी तरीके के इक्विपमेंट से कुछ ऐसे चीज़ें फेस करने को मिल जाए जो कि हमारे प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कंटामिनेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाए, या उसमें कुछ कंटामिनेटिव रीज़न प्रेजेंट हो ऑलरेडी। प्रोसेस की उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रोसेस लग रहा है, उस प्रोसेसिंग के दौरान कुछ ऐसी रिएक्शंस ना हो जाए, या कुछ हमने ट्रांसफ़र करते समय या मिक्सिंग करते समय, पैकेजिंग करते समय कुछ प्रोसेस में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है जो कि हमारे कंटेमिनेशन का रीज़न बन जाए। इसके बाद जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, रिजेंबल रेजिन्स हो, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हो, या जो भी हो, प्रॉपरली कितनी तरीके से इसमें हाइजीन मेंटेन की गई है, कितनी तरीके से उसमें उसको प्योरिटी ली है, और किस तरीके का मटेरियल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी मटेरियल हम अपनी फर्दर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहे हैं, किसी भी फार्मूलेशन को बनाने के लिए कर रहे हैं, वो कोई भी प्रिपरेशन हो सकती है, तो वो हमारा कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छा मटेरियल है जिसमें कम से कम कंटामिनेशन है और हायर से ज़्यादा जो है हमें से उसकी गुड क्वालिटी मिल रही है। यूटिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, अगर हमने उसको बनाया है तो उसकी यूटिलिटीज़ क्या क्या है और किस तरीके के हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे उसमें कंटामिनेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, या कितना कंटामिनेशन जो है वो हो रहा है। इसके अलावा पर्सनल्स भी आते हैं कि जो भी हमारे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, बिकॉज आपको भी पता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई भी इंडस्ट्री चल रही है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो वो पर्टिकुलर किसी एक बंदे या एक मशीनरी पे बेस नहीं होता है, कई सारे वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, हर तरीके के लोग भी होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो भी वहाँ पे पर्सनल्स वर्क कर रहे हैं उनके ज़रिए भी किसी भी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन ऐसा तो नहीं है जो कि हमारा सोर्स बन रहा हो, या फिर वो पर्सन वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो हमारे सोर्स ना बन जाए कंटामिनेशन का, कि उनके कारण जो इन्फेक्शन है वो हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मिक्स होने लगे और फिर ये आगे जाके माइक्रोबियल इन्फेक्शन का रूप ले ले, या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन का रूप ले ले। तो ये थे कुछ सोर्स के बारे में जिनके कारण से जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, या फिर जो भी प्रोडक्ट है हमारा, चाहे फूड आइटम हो या डेयरी प्रोडक्ट हो या वेजिटेबल्स हो या कुछ भी हो, तो जिसके कारण हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। अब इनमें से किसी भी जरिए से अगर हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें कंटामिनेशन हो रहा है तो हमने उसे क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, रिड्यूस करना है, कम से कम कर देना है कंटामिनेशन एकदम, कि जितना संभव हो सके हम अपनी चीज़ों को प्रॉपरली हाइजीन रखें, मेंटेन रखें, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखें। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर्स और फैसिलिटीज़ जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से स्टरलाइज हो। काम करते समय जो भी प्रिकॉशंस लेने वाली चीज़ें हैं सभी बातों का ख्याल रखा जाए, गुड क्वालिटी के मटेरियल्स को यूज़ करें, और जो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पूरी तरीके से फॉलो करें, तभी हम अपने प्रोडक्ट को कंटेमिनेट होने से रोक सकते हैं और उसको हम बचा सकते हैं। सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, वो तो हमने देख लिए जो हमें
क्लियरली विजिबल थे। इसके अलावा एयर कैरिंग डस्ट, क्योंकि जब भी किसी भी मैन्युफैक्चर एरिया में काम हो रहा है तो वहाँ पे जो एयर है उसमें भी एयर के साथ कुछ हमारे ऐसे डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स भी आ सकते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर सकते हैं, स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आउटर स्किन ऑफ द पर्सोनल्स, जो भी हमारे वहाँ पे काम करने वाले इस पर्सोनल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो स्किन है, उनके आउटर स्ट्रक्चर है, जो वो क्लोथ वियर किए हुए हैं या उनके हेयर वगैरह हैं, उनसे कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है या कुछ ऐसा है जो कि हमारी आउटर स्किन के जरिए, एम्प्लॉयज़ की आउटर स्किन के जरिए भी कंटामिनेशन हो सकता है। पर्सनल वॉकिंग वे भी लिबरेट द 5000 बैक्टीरिया पर मिनट, क्योंकि जो भी पर्सनल्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, वो आते जाते हैं, कोई कहीं से भी ट्रैवल करके आ रहा है, कितनी दूरी से आ रहा है, कितने लोगों से मिलते जुलते टच में होते हुए आ रहा है, तो पता नहीं वो कितने तरीके के माइक्रोब्स जो है वो अपने साथ ला रहा है। तभी होता है, जो भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं तो उनकी प्रॉपर एक अलग ड्रेस होती है जो उसी यूनिफॉर्म में पहन करके उनको करनी होती है, जो कि क्या करती है, जो इन्वायरमेंटल और जो हमारे लैब का या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ना हो पाए, तो वो ड्रेस जो उनको काम करती है एक बैरियर का, कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो दूर से आया है और उसमें किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन है तो वो जो है वो स्प्रेड ना हो पाए और वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे और हमारा जो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है मैन्युफैक्चर यूनिट में वो एकदम नीट एंड क्लीन और हाइजीन एकदम मेंटेन रहे। अ सिंगल स्नील विल बी प्रोड्यूस अप टू द 1 मिलियन बैक्टीरिया, कि कोई भी अगर पेशेंट है, अगर वो वन टाइम स्नीजिंग भी करता है तो लगभग 1 मिलियन बैक्टीरिया जो है वो अपने स्नीज आउट करने से स्प्रेड कर सकता है। और अगर सोचिए 1 मिलियन बैक्टीरिया किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आपके मिल जाते हैं तो उसका कंटेमिनेटेड होना तो तय ही तय है और साथ ही साथ स्पॉयलेज होना भी तय है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और ये सब प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके बाद ही हम अपने कंटेमिनेशन से चीज़ों को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट कैन बी जनरेटेड द कंटामिनेशन, कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा हो रहा है उस समय किन बातों का हमने ध्यान रखा है, नहीं रखा है, क्या सावधानियाँ रखी हैं या नहीं रखी हैं, जो भी हमारी गाइडलाइंस है हमने उन्हें सही तरीके से फॉलो नहीं किया है या किया है, ये सब बातें भी काफ़ी डिपेंड करती हैं जो भी हमारा कंटामिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो हमें सारी चीज़ों का आराम से ध्यान। सो स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। आज हमने बात किया अपने कंटामिनेशन मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में। रिमेनिंग का टॉपिक हम कवर करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास।